Hello, sir. Divesh Bhatti, sir. I will unmute. I'm unmuting you. Bhati ji from Jodhpur, right? Right, right. I think, but if he can speak. Yeah, hello, sir. Yeah. Yes, yes, yes. I am a businessman. I am from Jodhpur. Okay, okay, sir. Thank you, sir. Welcome. So we have also a Vineet Singh. Sir, can you also please introduce yourself? Yes, myself Vineet Singh, as a telecom engineer, working in Pune. From last, I have 20 year experience in telecom domain. My field is in telecom switch, and I also see optical fiber and outdoor plants. Okay, okay. Thank you, Vineet, sir. So today we have attending our sixth session on a startup. Okay, so we have some entrepreneurs for today we have Ashish Singh Parmar to brief about his startup idea or startup presentation. So we are now listening him. Okay, so for his entrepreneur idea. So now speed yours, Ashish Singh Parmar. Hello everybody. The Ashish this side. Yes. Okay, you can start now. Okay. Can I speak in Hindi? Yeah, sure. Okay. Thank you very much. तो जैसा कि आई एम वेरी थैंकफुल फॉर इनवाइटिंग मी और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़ने का मौका मिला और मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ आइडिया शेयर करूँ। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि इस टाइम पे हम सभी लोग बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन से जूझ रहे हैं कोरोना वायरस के रूप में और मुझे लगता है कि आज काफी सारे लोग हेल्थ के लिए अवेयर हो रहे हैं। तो मुझे लगता है Ashish, can you please be little loud, or maybe you can hold your microphone little near to your mouth. Okay. Hello. Yeah, please. Sir. Hello. Ashish, please go ahead. Hello. Okay, sir. Yeah. Thank you. सर जैसा कि पता है कि इस समय काफी सारे लोग मोस्टली हेल्थ कंडीशन से जूझ रहे हैं और काफी सारे लोग हेल्थ के लिए अवेयर भी हो रहे हैं इस टाइम पे। तो मोस्टली अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम अपने बिजनेस को जैसे कि अगर हेल्थ से जोड़ दें और कुछ हेल्थ टूल्स पे काम करें तो उससे एक तो सोसाइटी का भी बहुत अच्छा भला हो सकता है और हम भी हमारा भी बहुत भला हो सकता है, राइट। जैसे कि अभी हम देखें तो जैसे जो बिजनेस हैं वो अब अपवर्ड्स जाने वाले हैं इसकी वजह से। जैसे कुछ हॉस्पिटल्स हो गए, जैसे अब टेस्ट लेबोरेटरीज हो गई, जैसे कुछ फार्मा कंपनीज हैं, जैसे मेडिकल स्टोर्स हो गए, इंश्योरेंस हैं, जैसे हेल्थ केयर हैं, फूड सप्लीमेंट हो गए, होम इक्विपमेंट है, योगा है, राइट। तो आई होप कि इन फ्यूचर में इन चीज़ों की डिमांड काफ़ी बढ़ने वाली है, राइट। और मार्केट में ई बेस्ड बिजनेस भी काफ़ी अच्छा ग्रो करने वाला है, लाइक ई कॉमर्स हो गया, यानी जिनके पहले ई लिखा हुआ है, ई मीटिंग्स हो गई, ई ऑटोमेशन हो गए, ई सिक्योरिटी हो गई। एंड सबको पता है कि रिमोट वर्किंग सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बहुत तेजी से ग्रो करने वाले हैं, लाइक जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं वो तेजी से हाई जाने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने कुछ हेल्थ से रिलेटेड अपना कुछ स्टार्टअप स्टार्ट किया तो हमारे सक्सेस होने के चांस बहुत ही ज़्यादा हैं। एज लाइक हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी बना के योगा क्लासेस ऑनलाइन हम स्टार्ट कर सकते हैं कुछ लोगों को जोड़कर। और कुछ लोग जैसे कुछ इंडिया में बूमिंग इंडस्ट्रीज हैं उनसे जुड़कर हम करंट में ग्रो कर सकते हैं। अगर मेरी बात करूं तो अभी मैं जो मेरा वर्किंग एरिया है वो शिबकथोन है। आई होप शिबकथोन से काफ़ी सारे लोग परिचित होंगे और नहीं भी होंगे, बट मैं शेयर थोड़ा शिबकथोन के बारे में बताना चाहता हूँ कि क्या मैं यहाँ पर एक कुछ स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? या श्योर आशीष। तो मैं आपसे सर गुजारिश करूँगा कि मेरे स्क्रीन शेयर को थोड़ा एक्सेस कर दीजिए, मेरा होस्ट डिसेबल बता रहा है।
Okay, ओके done. ओके सर, थैंक यू। राइट, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि सभी लोग बेड पे लेटे हैं कोरोना वायरस के टाइम पे। अगर आप उनसे पूछें कि सर आप क्या चाहते हो, तो बोल रहे हैं कि हम सिर्फ अपनी हेल्थ चाहते हैं, मनी हमारे लिए बाद है। यानी लोगों के लिए मनी की प्रायोरिटी आज दूसरी हो गई है, बट उनके लिए सबसे पहले हेल्थ की प्रायोरिटी हो गई है। जैसा कि बोला भी जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जेब में हो माया। यानी कि सबसे बड़ा लक आज के लिए कि अच्छी हेल्थ का होना बहुत जरूरी है, राइट। बट आज आप देख रहे हैं कि हम सभी लोग काफी फास्ट फूड खाते हैं, जिसकी वजह से काफी सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। बट हमारा जो नीड है, हमारे बॉडी को जो चाहिए, वो कुछ इस तरह जो हमारा फ्यूल होना चाहिए, लाइक विटामिन है, मिनरल्स हैं, कैरोटीनॉइड्स हैं, प्रोटीन्स है। बट इसके लिए लोग ज्यादा अवेयर नहीं है अपनी हेल्थ के लिए, राइट। तो जैसे कि कुछ फ्री रेडिकल्स हो गए, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में कुछ इश्यूज हो जाते हैं। आई होप कि आप सभी को फ्री रेडिकल्स और के बारे में पता होगा, एंटी ऑक्सीडेंट्स के बारे में पता होगा, राइट। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमने हेल्थ से रिलेटेड कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया तो हमारे ग्रोथ होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं भी बताऊं कि अभी अब जैसा मैं बताऊं कि अभी जिस प्लेटफॉर्म पे मैं वर्क कर रहा हूँ, सीबक फोन से रिलेटेड है। सीबक फोन क्या है कि अभी बूमिंग इंडस्ट्री है। सीबक फोन के बारे में बताऊं तो एक ऐसा पेड़ है जो कि हिमालय में पाया जाता है, सिर्फ ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है, और मार्केट में इसकी डिमांड अभी बहुत तेजी से बढ़ी है, राइट। और सीबक फोन जो उसके प्रोडक्ट भी मार्केट में काफ़ी आ रहे हैं। तो अभी मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से एडेड हूँ जो सीबक फोन के प्रोडक्ट लेकर आई है। जैसे ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, लोग उसके लिए अवेयर हो रहे हैं, राइट। और सीबक फोन का यूज़ करने के बाद काफ़ी सारे लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा है, जिसके थ्रू अपनी हेल्थ को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा अवेयर भी हो रहे हैं। तो अगर हम लोग इस फील्ड से को लेकर अवेयर रहें और इस फील्ड के साथ लोग जुड़ के काम करें, तो आई होप कि बिजनेस का अच्छा होने के चांस काफ़ी है, ग्रोथ होने के चांसेस काफ़ी है, राइट। और मैं ऑलरेडी इसको प्रमोट कर रहा हूँ और मेरे साथ काफ़ी सारे लोग भी इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो यही मेरा आइडिया है जो मैं शेयर करना चाहता था। और right, और इसकी हमारी फ्रेंचाइजी भी है, हम लोग लिए हैं। अगर जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो इसको स्टार्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल। आशीष जी, अतुल बोल रहे हैं। तो आपने अपने कंपनी के बारे में स्टार्ट कर वेबसाइट भी शेयर कर दीजिए ग्रुप में, ताकि बाकी लोग आपके बारे में और जान सकें। ओके Okay, Neeraj sir wants to tell something. यस सर। सर मेरी ऑर्गेनाइजेशन बायोस प्राइवेट लिमिटेड। ओके आशीष जी, एक चीज जानना चाहता हूँ। आपने कुछ नए नए नाम लिए हैं जो कि मैं तो एटलीस्ट नहीं जानता हूँ, बाकी लोगों का मुझे आइडिया नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आप लोगों का इसके पीछे क्या R&D है, क्या मतलब कहाँ से आपने ये सब निकाला कि ये अच्छा रहेगा, और क्या इसके पीछे प्रोसेस रहा है। थोड़ा सा ब्रीफ में आइडिया देंगे कि आप ये प्रोडक्ट लाइन जो लेके आए हैं इसके पीछे कितना आप लोगों ने काम किया है। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसा कि मोस्टली मेरा जो रीज़न था, जैसे आई एम अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, राइट। तो बेसिकली नीड सभी की होती है, एक मनी की नीड होती है, राइट। तो मेरा भी कुछ था, ऐसा ही स्टार्टअप था, बिकॉज आई एम बिलोंग्स टू ए मिडिल क्लास फैमिली। बट होता है ना कि आज की डेट में एक प्लेटफॉर्म का स्टार्ट करना काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट भी लगता है, फंडिंग भी लगती है, आपको लोगों का पिच डेक भी तैयार करना होता है, आइडिया भी शेयर करना होता है। उसके बाद अगर इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर काफ़ी सारा स्ट्रगल भी करना पड़ता है आपको। तो ऐसे ही मैं अपने कॉलेज में था, तो जस्ट ऐसे ही मुझे किसी फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया था ऐसे ही। उसने बोला था कि बोला एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है तो तुम इसमें स्टार्ट कर सकते हो, राइट। क्योंकि ये बना बनाया प्लेटफॉर्म है, कंपनी ऑफर कर रही है, और जिसके थ्रू तुम अपनी फ्रेंचाइजी लेकर इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो मुझे इसको देखकर लगा कि हाँ चलो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं था, अपनी पॉकेट मनी के हिसाब से हम फ्रेंचाइजी भी ले सकते थे और अपना एक खुद का एक शॉप खोलकर इसको कई जगह नेटवर्क भी पहुंचा सकते थे।
तो जैसा कि मैं बताऊं कि जो ये कंपनी है इसकी जो फ्रेंचाइजी है हमने ली थी, वही 1.5 लाख की फ्रेंचाइजी हमको मिली थी ओनर पे, राइट। सो अभी हम क्या है कि इलाहाबाद में हमारी शॉप है, इसके थ्रू हम काफ़ी सारे लोगों के सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा पा रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों का अच्छा रिस्पांस भी है और कंपनी की तरफ से अच्छा खासा मार्जिन भी हमको मिल रहा है, राइट। तो ये मेरा तो रीजन। मतलब प्रोडक्ट आपका नहीं है, यू आर जस्ट अ रीसेलर यस और काइंड ऑफ स्टॉकिस्ट फॉर इट, कि आप कहीं से लेके और फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट? यस यस डेफिनेटली। Okay, got it. So again, going back to the same question in some other fashion, आप लोगों ने जो प्रोडक्ट बनाया है, why can't Daburs of India and Himalayas of India are unable to do that, जो कि 100 साल से इतने बड़े बड़े R&D के लैब्स बना के बैठे हैं, इतना हजारों करोड़ों का खर्चा करते हैं, साइंटिस्ट को मोटी तनख्वाह देते हैं, वो इन प्रोडक्ट्स पे क्यों नहीं पहुंच पाए, और आप कैसे पहुंच पाए, और आप कैसे कन्विंस करते हैं लोगों को कि हम वो कर रहे हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाए अभी तक? ये सर जाहिर सी बात है कि हर किसी की यूएसपी होती है। विदाउट यूएसपी मुझे लगता है कि बहुत टफ होता है, क्योंकि हर किसी का अपना एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है, राइट। तो जस्ट ऐसे ही शीबॉक्सोन था, तो इसका भी हिस्ट्री भी बहुत पुराना है, काफ़ी सारे रिसर्चेस भी चल रहे हैं उसके ऊपर। डीआरडीओ भी इसके ऊपर रिसर्चेस कर रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारी खनिज पदार्थ और मिनरल्स वगैरह, काफ़ी सारी ओमेगाज वगैरह हो गए, फैटी एसिड्स वगैरह हो गए, यूएसपी, ये सारी चीज़ें पाई गई हैं। हालांकि अभी इंडिया में इतना ज़्यादा तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी जस्ट कुछ ही साल हुए हैं इसको इंडिया में रिकॉग्नाइज हुए। तो बॉटलिंग के रूप से लीवरेजिंग अभी ये कुछ ही सालों से स्टार्ट हुई है, राइट सर। हाँ, तो अभी क्या है कि मार्केट में ये डे बाय डे ग्रो हो रहा है, मार्केट में प्रोडक्ट। अगर आप एक नेचुरल चीज की बात करते हैं, भले ही वो लेट मी टॉक अबाउट समथिंग लाइक शिलाजीत, ठीक है? यस शिलाजीत मिलता है कहीं हिमालय में, है नेचुरल, किसी ने बनाया नहीं है, कोई ऐसा उसका प्रोसेस नहीं है, केमिकल प्रोसेस की किसी ने उसको ढूंढा है और उसको पेटेंट करा लिया है। शिलाजीत को कभी भी कोई भी केमिस्ट जो अच्छे लेवल की, जिसके पास फैसिलिटीज हैं लैब्स वगैरह की, वो उसके कॉम्पोजिशन को ब्रेक कर सकता है और बता सकता है कि इसमें ये मिनरल्स है, जो भी एलिमेंट्स इसमें हैं, इतने परसेंटेज है, ये कंपोजिशन है उनकी, ठीक है? तो नेचुरल चीज को कोई भी कॉपी करना बहुत आसान है। तो व्हाई यू थिंक योर मॉडल इज गोइंग टू सस्टेन फॉर लॉन्ग एंड देयर विल नॉट बी एनी कॉम्पिटिटर्स स्टैंडिंग बिसाइड्स यू? यस सर, क्योंकि सर बेसिकली क्या है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और उन्होंने कंपनी है, वर्ल्ड की सेकंड कंपनी जिन्होंने इस प्रोसेस से बनने वाले प्रोडक्ट के पेटेंट के लिए भी अप्लाई किया है, बट वो अभी पेटेंट अभी इशू नहीं हुआ है, उस पर भी काम जारी है, राइट सर। क्योंकि अभी ये चीज़ क्या है कि ये थोड़ा नई है मार्केट में, तो ज़्यादातर लोग इसके लिए अवेयर नहीं है, बट धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं। जैसे कि अब काफ़ी सोशल मीडिया साइट पे भी जाएंगे, तो जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे, लिंक्डइन पे जाएंगे, काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर आप वहाँ इस चीज़ के शीबक के बारे में सर्च करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी कम कंटेंट आपको वहाँ मिलेगा, काफ़ी कम नॉलेज मिलेगी। बट अभी पिछले 1 सालों से लोगों ने उसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च करना चालू किया है। तो सर मैं जैसे कि रही बात पेटेंट की और इसकी वजह से, तो अभी कंपनी ने जस्ट पेटेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है। जी सर, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और नीरज, दिस अतुल, तो मैं इनके बारे में बोलना, अमन जी के बारे में ये बोलना चाहूंगा इनके प्रोडक्ट के बारे में जी कि बिजनेस तो हर बिजनेस चाहता है कि ग्लोबल हो, पूरी दुनिया में बिके, लेकिन लोकल का इम्पोर्टेंस आज भी रहेगा। तो अगर इन्होंने अपना ब्रांड, परमार जी ने अगर अपना ब्रांड, लोकल ब्रांड बना लिया है या लोकल मार्केट में कर सकते हैं, तो वो जो रिलेशनशिप है या लोकल प्रेजेंस है इनका, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अपने गांव में, अपने शहर में वहाँ के लोकल लैंग्वेज जानते हैं, रिलेशनशिप से सबसे इम्पोर्टेंट। तो आई थिंक कि सबसे बड़े चाहे तो कंपनी नहीं बनेंगे उस फील्ड के, लेकिन एक अच्छा लोकल ब्रांड बन सकते हैं। क्या क्या कहना है आपका? यस सर, यस सर, डेफिनेटली सर। Okay, so yeah, my best wishes for your future. I'm having this much only to ask. Others can proceed. थैंक यू। Atul sir, मुझे I just remembered
India Mart CEO's words after what you have said. So actually, the story goes this way. इनिशियली वो इंडिया मार्ट लगभग 2001 के आसपास स्टार्ट किए थे, जब इंटरनेट इंडिया में उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं थे, एंड देयर टारगेट कस्टमर्स वर लोकल सप्लायर्स, B2B सप्लायर्स. तो after 2 to 3 years there was no business, and the whole business was bootstrapped by the CEO right now. And then he was planning to go back to his own village in Rajasthan. And then his grandfather came and asked 2 questions. So he asked, whatever you are doing, वो किसी के फायदा का है कि नहीं? That is the first question. If it is yes, वो फायदा का है करके वो कस्टमर को पता है कि नहीं? अगर दोनों का आंसर yes है, you can excel in your business. So the same way, even if it is a local product, whether if it is being made by Himalaya or any other global competitor, अगर if वो target market में if we can prove that USP and make if the customer realizes the value proposition, we can still continue with these businesses where the USP is easily copyable. तो मतलब उनका एक कोई कुछ ना कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजी में या somewhere they have to make the customer realize the benefit of the product. बिल्कुल अच्छा आपने बात बोला राम. एंड द अदर थिंग इज कि मुझे पड़ोस के दुकान पास में, मैं जिस गांव में रहता हूँ, जिस शहर में रहता हूँ, वहाँ के पास के पड़ोस वाला कोई चाय वाला, समोसे वाला, जलेबी वाला, या इवन दर्जी, लोकल दर्जी है, मोची है, बहुत सारे बिजनेसेस है कि नीचे बड़े बड़े ब्रांड से लोग कपड़ा खरीदते होंगे, लेकिन उनको कुछ अपना जूता अगर रिपेयर कराना है, ये कराना है, तो उनको पास के ही किसी जूते वाले के पास जाना पड़ेगा. तो लोकल का इम्पोर्टेंस पहले भी था, आज भी रहेगा. हाँ, कुछ चीजें हैं जो कि मुझे जो मैं हमेशा बार बार एग्जाम्पल देता हूँ कि मुझे एक फोन चाहिए, सबसे अच्छा फोन, तो फिर आईफोन और सैमसंग और गूगल, बहुत सारे बड़े ब्रांड का कम्पीट करना मुश्किल है, जो बहुत बड़े स्केल के. बट ये लोकल लेवल की जो चीजें हैं ना, डे टू डे रोजमर्रा की जो चीजें हैं, सब्जी भी लेना है, फ्रेश सब्जी चाहिए, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत बड़े किसी चेन से खरीदो. मैं एकदम फ्रेश चाहता हूँ कि लोकल पड़ोस के मतलब गांव से उगाया हुआ फल सब्जी सबको पसंद है. इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, चाहे हेयर कट सलून हो, चाहे वो मोची, बहुत सारी चीजें हैं वहाँ लोकल का डिमांड. और अभी जो कोरोना के टाइम में तो और भी ज्यादा, कि ज्यादा लोग डर गए थे, पीपल आर नॉट ट्रैवलिंग मच, ये वो. तो उस केस में और इंडिया के केस में जैसे कि मोदी जी ने स्टार्ट किया ये जो आत्मनिर्भर वाला, तो उसके चलते गवर्नमेंट से भी आपको थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा. प्लस एक और लोकल में भी क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहते हैं कि उनके स्टेट के कंपनी को सपोर्ट करे, तो स्टेट गवर्नमेंट माइट ट्राई टू गिव सम बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट, इवन फंडिंग, एंड गवर्नमेंट से काम भी. तो आप मान लीजिए कि आपका बिजनेस है जयपुर में, तो आप राजस्थान गवर्नमेंट से या जयपुर का कोई मेयर है, उसको जाकर आप पिच करोगे कि भाई मैं ये जो जॉब, मेरा जो भी काम आएगा तो मैं लोकल जॉब क्रिएट कर रहा हूँ, तो वो प्रॉब्ली आपको पैसा भी देगा और गवर्नमेंट का कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी देगा, और देना भी चाहिए, खराबी नहीं उसमें. बहुत बड़ी बड़ी चीजों के लिए ग्लोबल ब्रांड्स यूज कीजिए, लेकिन लोकल एंटरप्रेन्योर्स को ज्यादातर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, और आई थिंक करना भी चाहिए. राइट. अब आगे चर्चा, टॉपिक सेम टॉपिक था, ज्यादा बोल रहे, तो अब बाकी अब नए कुछ लोग आए हैं क्या आज? Yes, sir. We have Shyama Prasad Goswami, sir. So we can also introduce himself. तो Shyama ji, if you can introduce yourself, please. Oh, hi. Yeah, you can call me Shyama Prasad Goswami, whatever. It's a nice to meet you guys. I'm very new actually in this platform. So Shyama ji, would you like to share who you are, what you do, and the group would like to know more about you and your business. Okay. Yeah, I worked 28 years almost in some global companies. Okay.
and it included Reliance, Birla's, and few other companies in the world. So I didn't hear the beginning of the conversation. Okay, I came a little late. So, and currently I do consult people for transformation and turning around the businesses. So, Shamaji, if I understand, so you have this large conglomerate experience of Reliance and Birla's and stuff. Now we are more in the consulting side of the business, right? Yes. And just since you missed the introduction early part, I was also not there, but maybe Aman can share more. But basically the idea of this group is, since you're coming here first time, I've been listening for more than a month, almost 2 months now, that every 10 p.m. India Standard Time, I am in California, we meet here. It's more of a meeting place. People discuss ideas, who they are, what they're doing. So it's more of a community which is meeting together over the Zoom video call. And great to have you. And all the previous discussions also, most of it, you can also look at the YouTube channel which has been started. So this group was started by Vishal Kumar, who is an entrepreneur based in Kolkata, and he runs his own company, Learning While Traveling, and this is a social venture started by him. So in a way, we all are connected via Vishal. Okay, so you are Atul, right? Yes, sir. So I'm Atul Kumar. My name is. Don't tell me, sir. Just Goswami is fine. Sure. What about SPG? Even better. Yeah, absolutely fine. तो एसपी जी, मेरा नाम है अतुल कुमार, और मैं अभी सैन होजे कैलिफोर्निया में रहता हूँ, और ओरिजिनली पटना और जमशेदपुर से हूँ, मतलब बिहार झारखंड से हूँ, लेकिन अभी 18 साल से यूएस में हूँ, और मैं स्टार्टअप्स को हेल्प करता हूँ. Wonderful. मेरा बैकग्राउंड एक्चुअली इज इन द मैन्युफैक्चरिंग. ओके, सो largely I was in manufacturing, then I got branched out into IT and healthcare and education. So right now I'm consulting. SPG जी मेरा भी बैकग्राउंड फोकस है हेल्थकेयर एजुकेशन में, तो वुड लव टू टॉक टू यू मोर ऑफलाइन. वंडरफुल. एंड आई होप कि आप टेलीग्राम ग्रुप और लिंक्डइन ग्रुप वगैरह भी हैं, उन पे भी हैं. अगर हो सके तो अमन इफ यू कैन शेयर द ग्रुप सो दैट बहुत सारे जो लोग मीटिंग में हैं दे कैन आल्सो जॉइन दोस ग्रुप्स इफ दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट. Okay, I will share it in chat box. Right. So what was today's discussion actually? It was about. सर यहाँ पे मतलब अभी हमारा स्टार्टअप सेशन चल रहा है. ओके राइट. तो अभी जितने भी न्यू आइडियाज है, जो भी न्यू एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है या नया स्टार्टअप करना चाहता है, तो यहाँ पे वो अपना आइडिया पे ला सकता है वो. ठीक है. और यहाँ पे हम लोग आप पे क्वेश्चंस या फिर कोई भी उनके हेल्प चाहिए होगी, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं. या फिर कोई क्वेश्चन होता है, कम्युनिटी डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली. ओके. और एक और चीज ऐड करना चाहूंगा श्यामा जी, दैट इवन दो 1 महीने 2 महीने से कॉल ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग, बट इस ग्रुप के बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलर आते हैं, तो ज्यादातर लोग को नाम से एड्रेस कर सकते हैं, पहचान गए हैं. अब विशाल ने स्टार्ट किया, बाद में अमन राज हो या अभिषेक जनता एक आते हैं, चाहे अंकित गुप्ता है, दिवेश भाटी, बहुत कार्तिकेय, नीरज शर्मा, राम बहुत सारे लोगों को पर्सनल लेवल पे जान गए हैं. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोरोना के चलते हम लोग का फिजिकल डिस्टेंसिंग बढ़ गया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग हो गया है, बट डिजिटल के चलते वी हैव कम इवन क्लोजर. कि मैं कैलिफोर्निया में हूँ, बट मैं अमन या विशाल या नीरज गुड़गांव में है, कोई कोलकाता में, बट वी ऑल ऑलमोस्ट फील लाइक हम लोग पड़ोसी हैं. वी नो ईच अदर लाइक फ्रेंड्स नाउ. Fantastic. So this is a very timely and it is very much needed actually for the startups, especially in India. You see the big conglomerates, how much employment they can generate or how much revenue they can earn. The maximum, what I understand, my 2 pieces here, that I do not know what is the percentage in India's economy
the contribution of SMEs, I think it is pretty large, right? I don't know the number. Somebody says 25%, somebody says 30%. But I can see that there are a lot of your small entrepreneurs and the small people, their survival will make the difference to the economy. That is for sure. And many startups I speak, at this moment, who are already 2-3 years in the business, it is not just only idea stage. So they are little distracted, what I can see at this moment. Means they're thinking that what to do with their existing business, they want to come out. Yes, it is true. With the uncertainty, it is looking like that. However, I think this, whatever the competency one has in a particular business, starting a new business, I do not know if that is the discussion going on here right now. That people are thinking to branch out on the own business. How far it is correct, that we can discuss one day. So Shamaji, I just Googled it, and anytime I don't know answer, I ask Google, and most of the time I get decent answer. The number of SMEs in India is 42.5 million. Staggering number, right? 4 crore se zyada is, and they control 95% of the total industrial units in the country. So India's total industrial unit is not owned by Reliance and Tata and Birla. No. It's all Absolutely by SMEs. not. Yes. SMEs, and the other thing is SMEs employs about 106 million people, which is like 40% of India's workforce. So 40% of India's workforce is SMEs. SMEs, yeah. So the statistics are very important because sometimes SMEs get estimated because they don't have those big, large hoardings. So like if you go to any city, so you'll get a big signboard of a large company, Tata and Ambani and Birla and stuff. But SMEs will be like a small mom and pop store. So they might have a small factory in a small village or in a small town, employing maybe 100 people, 500 people. But one fact I know for sure, and there's a lot of research behind it, that per capita, the employment created by MSMEs for every rupee is way higher than the large company. What happens in a large company, the CEO and the top management, so they are the ones, they make a lot of money, and their whole job is, and I was in that business when I was working for GE and Genpact, the job is to minimize costs, reduce costs. It takes a lot of time on restructuring and how can we minimize the cost. Whereas an MSME is by nature, they are very, very small group of cost competitive people. More employment get created in MSMEs. And the other thing is, in MSMEs also there's more ownership. People know each other. Like किसी की जूते बनाने की कंपनी है, कोई माली तो छोटा कंपनी होगा तो सारे लोग दूसरे को जानते हैं, या किसी का माली छोटा सा कॉफी या चाय का दुकान है या रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट का जो ओनर होगा और रेस्टोरेंट में जो सर्व करने वाले लोग हैं, जो वो सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं. इट्स मोर लाइक ए फैमिली. तो मैं बिग सपोर्टर, personally also big supporter of it. लेकिन हाँ, you can't escape this size. Ultimately, अगर किसी को भी बहुत बड़ा बनना है, हर एंटरप्रेन्योर का सपना होता है कि पूरी दुनिया उसका गुणगान करे, उसको जाने. तो हर आदमी चाहता है कि हम अमेज़न बने, जेफ बेजोस बने, या बिल गेट्स बने, या भारत के कॉन्टेक्स्ट में टाटा और नारायण मूर्ति और अजीज प्रेमजी बने. बट रियलिटी यही है कि इंडिया की 1.3 बिलियन के लार्ज पार्ट ऑफ देम आर एम्प्लॉयड इन एमएसएमई, एंड दैट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन. एंड कोरोना के बाद और भी ज्यादा लोगों को लोकल का वैल्यू पता चला. जब पीपल कांट ट्रैवल एनीवेयर, पीपल हैव टू गेट सपोर्ट, देन उनका जो लोकल जो पड़ोस का जो बिजनेस है, दैट्स पड़ोस का डॉक्टर हो या पड़ोस का हॉस्पिटल हो, that's what nobody could travel to a different city or different country. So people also realize it's good to have a good hospital or a good doctor and all the school, everything locally also. And advanced countries mein, as in developed countries mein, people prefer to buy local. And I personally also, कि मेरी वाइफ का भी है हमारा, कि हमको अगर सैन होजे में खरीदना है तो मैं किसी ब्रांडेड शॉप की जगह में स्टारबक्स या इंडिया के केस में जैसे बरिस्ता था, उसके जगह में कोई लोकल किसी ने
मॉम एंड पॉप स्टोर में रेस्टोरेंट खोला है या कोई चाय की दुकान खुली, आई प्रेफर टू यूज दैट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। या मैं सुन रहा था, व्हेन आई जॉइंड आई वाज जस्ट लिसनिंग टू दैट पार्ट एंड आई वाज एंजॉयिंग ऑनेस्टली। somebody was talking about that कि पड़ोस में ऐसे अगर होता है, मोची के पास ही जाते हैं हम लोग ना अगर जूता मेरा रिपेयर करना है तो we will go to the local mochi only, right? So we will not go to the other shops. That is so true. Abhi, you know, from this group I would like to know that what is your thought about this new what Modi ji is thinking about Atma Swayamvar जो बोल रहे हैं? How do you think it is going to take off? So people in the group, anybody wants to say something? I have a lot to say, but I would like others to speak. Okay, let me take it, Atul. So आत्मनिर्भर भारत में जो भी अनाउंसमेंट्स हुई हैं, मेनली MSMEs और कुछ लास्ट स्टेज में एजुकेशन सेक्टर और सब पे फोकस किया गया है। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट का एक किसी भी इकोनॉमी में रोल रहता है वो पॉलिसी मेकिंग का रहता है। गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर सकती है कि आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं उसमें दीज आर द बेनिफिट्स एंड दीज आर द टैक्स पॉलिसीज और जो भी उसमें इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हैं उनमें हम इस तरह से आपको सपोर्ट करेंगे। सो इट नाउ डिपेंड्स ऑन पीपल लाइक हाउ दे आर गोइंग टू यूज इट। काम लोगों को ही करना है। गवर्नमेंट कैन ओपन द डोर्स 91 में जैसे हुआ और again Modi is trying on his own, like if he can also try something of that level. अभी वो देखने वाली बात है because of this COVID era। अभी इतना एकदम इस चीज पे इतना हम ना ही उसका वो देख पाएंगे कि कितना बेनिफिट लोग उठा पा रहे हैं। धीरे धीरे इंडस्ट्री खुलेगी, धीरे धीरे लोगों को समझ आएगा कि क्या आया है, क्या मिलेगा, कैसे यूज किया जा सकता है। तो इट विल टेक सम टाइम बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, but definitely it's a huge leap in my understanding। कुछ बहुत ही अच्छे ग्राउंड लेवल पे प्रपोजल्स हैं जो कि एकदम ग्रास रूट लेवल पे हिट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली आत्मनिर्भर भारत जो कि बात कही गई है कि हम मैन्युफैक्चरिंग पे जो एक फोकस डाला गया है, इंडिया का अभी तक जो फोकस ज्यादातर रहा है वो सर्विस इंडस्ट्री पे रहा है। एंड चाइना इज यूज्ड टू बी कॉल्ड एज फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। और मैन्युफैक्चरिंग की जो बात हुई है वो दैट्स द नीड ऑफ आवर। और अभी देखने वाली बात होगी कि इसमें जो भी अभी चाइना से विश्वास उठा है, कुछ लोगों का कुछ कमी आई है विश्वास में, तो इफ इंडिया कैन मेक आउट समथिंग लाइक उसमें से कुछ निकाल के अपने इधर अगर ला सकते हैं। हालांकि इंडोनेशिया एंड आई थिंक कपल ऑफ नेशंस ऑन दैट साइड they are trying hard। और यूएस का कहीं ना कहीं फोकस साउथ अमेरिकन नेशंस पे भी है, चिली एंड ऑल, कि पास पड़ोस में ही काम हो जाए। तो अभी वो सब देखने वाली बात है। कुछ अलग अलग स्टेट लेवल पे काफी एफर्ट्स हो रहे हैं उसके लिए, बट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन इसका एकदम से मुझे नहीं लगता कि कोई इम्पैक्ट आएगा। that's my point। बट अगेन बीइंग अ पॉलिटिकल बैक इसके लिए बैकिंग बहुत अच्छी है। मनमोहन सिंह का नाम जाना जाता है तो 91 के लिए जाना जाता है, हालांकि वो 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन लेकिन जो जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वो 91 के लिए जाने जाते हैं क्योंकि उस टाइम उनके पास वो पॉलिटिकल बैकिंग थी कि उन्होंने वो सब चीज कर पाए। खुद प्रधानमंत्री रहते हुए इतना नहीं कर पाए जितना किसी ने पीछे हाथ रख दिया था तो उससे वो कर पाए थे। तो यहाँ पे वो विल दिखाई दे रही है, which is very good, and let's see how our nation can take it। बहुत अच्छा बताया आपने। You know, you are very true। I left India। हाँ बोल। Yeah, can I go ahead? बोल, हाँ बोल, please। अच्छा, so मैंने I left India during that time। मनमोहन सिंह जी ओपन अप किया था कंट्री को ग्लोबलाइजेशन के लिए, एंड फिर मैंने इंडिया में वापस आया था 2016 एंड 2017 beginning। Okay, so 2 years I was observing that what is going on within India, and prior to that I was in Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapore, partly I was in US and also in Canada। So the manufacturing, you know,
it is true that India can definitely do very well, but somehow the infrastructure and how to say the people engagement, the skill factors, I found personally, this is my take working in a bigger organization. I do not know about much about the medium scale manufacturing, how they are doing it. I have to understand it further. So yeah, so manufacturing competitiveness wise, India is still behind. Competitiveness and also delivering the right product. If I compare with China, because from 2000 onwards, I was traveling to China continuously. And every time I used to go to China and I used to come and used to tell board that we have to wind up, because the way China is moving, it was tremendous. And China has really done it. Okay, now this any sorts of products you say, China can produce it today. And how much we can ignore, China will remain in the global trade for some time, because if they stop, what they will do, because 60 to 70% of the manufacturing is in China today. So, and even in India, if you see, I have seen during the Durga Pujas, I live in Kolkata, you know, many idols even is being imported from China. I was so surprised. So that we cannot make this even in India. So that competitiveness, yes, if we are going more towards, you know, villages and all those things, we have to see that how much competitive we remain and how much resources we can pull in to be successful in the manufacturing. But manufacturing, there are various categories like food processing and which are very not very technology intensive. I think those sort of things definitely in the local areas, they can do better. Sorry, I'm talking too much. Yeah. No, you talked a very important point, sir. Shamaji, just like to add a few comments on that. Neeraj also mentioned that what happened. So it was, I have a different opinion. It was not Manmohan Singh. At that time, what happened was that India had to put its gold reserves to the Bank of England. Countries have to do that, and India was about to default its payment for all the loan countries take from IMF and World Bank. So India did not have money to pay to World Bank and IMF, and who were like the lenders. India was very, very dependent on the foreign loans at that time. India don't have a very good export market, did not have very good, India GDP also very small, and our gold reserves were also very small. So what happened in the 91s, that Manmohan Singh reform, that अपना सोना, घर का सोना, जैसे कि फैमिली में होता है कि कभी कभी गरीब, when family goes through hard times, मदर्स से कि हम घर का सोना अपना जो छुपा के उन्होंने अपनी जो ज्वेलरी है उसको निकाल के अपने देते हैं कि घर का खर्चा चलाने के लिए सोना. तो इंडिया हैड टू डू द सेम थिंग इन 90s, एंड इंडिया हैड टू पुट इट्स गोल्ड एज अ डिपॉजिट, जो कि इज अ वेरी वेरी शेमफुल पार्ट ऑफ लाइफ कि इंडिया सच अ ह्यूज कंट्री कुड नॉट इवन pay its loan, or once India would have defaulted on the loan, then India की credit rating नीचे आ जाती, India की economy would have been shattered. तो thankfully, and उस मजबूरी में one thing which India did, कि जो 50 साल 60 साल में नहीं हुआ था, that happened in a very short window. India started opening up the economy. India realized कि there is something called globalization, there is something called global economy, and उसका फायदा भी है कि we don't have to feel insecure. India was always a global economy ancient days. If anybody who has read history would know कि ancient days में the Chola dynasty and Maurya dynasty, they used to trade from all over Asia and all over the world. पूरी दुनिया में लोग जाते थे आते थे, लेकिन बीच में जो 1000 साल का 700 साल का वो pause आ गया, especially after we lost our freedom. मतलब 16th 17th century के बाद से, there is a statistics also very important I wanted to highlight कि 17th, I don't remember the exact date, but that time
India and China together had like literally 50% of the world economy. And कुछ साल पहले तक India and China दोनों की economy under 1% आ गई. China obviously वापस आ गया है 15%, 20% type से. And US obviously is a huge part of the economy. एक ज़माने में US did not even exist in 1776 के पहले. There was no USA. There was only True. England. True. England का power. I'm enjoying your narratives, Atul. Thanks. हाँ, Thanks. तो Yeah. that's what I like. कि England used to control the world. But the world, there was not a part of the world where England did not rule. And England, and then there's another country called Spain. तो South America में Spain ने पूरे colonies बना ली. अमेरिका में इंग्लैंड ने बना लिया. और प्लस कनाडा में भी बनाया. तो कनाडा में फ्रांस ने बनाया थोड़ा, और इंग्लैंड में तो कनाडा फ्रेंच हो गया. साउथ अमेरिका थोड़ा बहुत पोर्चुगीज हो गया, पोर्चुगीज और स्पेनिश हो गया. एंड अफ्रीका में भी सेम डिवीजन हो गया बिटवीन यूएसए, बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड एंड यूरोप एंड जर्मनी भी. कहीं कहीं पे जर्मनी ने भी फैलाया, कहीं पे नीदरलैंड्स ने फैलाया. तो ऑल दिस यूरोपियन कंट्रीज दे एक्सपैंडेड टू ऑल ओवर द वर्ल्ड. Incidentally, England had the biggest expansion, most power, because England was an island. So England के पास तो कुछ है ही नहीं, तो they were most seafaring, most adventurous. So they captured the whole world. The whole एक कहावत है ना कि the sun never sets in the English empire. तो that was happened. And India जो है बीच में सो गया था, China भी बीच में, and सो भी गया था, plus we were captured. China was also literally captured by the England. China was also under English economy, but then China में they had these wars and I forget the exact name. Now at the similar time in 1945 के आसपास में China भी थोड़ा आजाद हुआ इंग्लैंड से, इंडिया भी आजाद हुआ. एंड कुछ कंट्रीज ने उस आज़ादी को अच्छे से यूज किया, कुछ ने नहीं किया. तो जैसे 40s to 90s तक कुछ खास किया नहीं इंडिया ने. हम लोग थोड़े से सोशलिस्ट इकोनॉमी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी टाइप से चले गए, बिकॉज हमारे जो फाउंडिंग हमारे जो फाउंडिंग जो लीडर्स थे कंट्री के, दे वर इंस्पायर्ड मोर बाय चाइना एंड मोर बाय द सोशलिस्ट कम्युनिस्ट फिलॉसफी. उसी समय कोरिया भी आजाद हुआ था, साउथ कोरिया जो अभी है. ट्रू. एंड नाउ कोरिया इज अ वर्ल्ड पावर. कोरिया इज आज कोरिया की जो इकोनॉमी है, चाहे वो सैमसंग हो, एलजी हो, या इवन कंप्यूटर इंडस्ट्री में आप देखिए तो मैं यूएस में हूँ, बट आज एप्पल को भी किसी से डर लगता है या किसी बड़ी कंपनी को, तो वो सैमसंग से डर लगता है, बिकॉज सैमसंग कोरिया की कंपनी है, पूरे वर्ल्ड में छा गई. एलजी छा गई, और बड़ी बड़ी कंपनीज नीचे चले गई. बट कुछ जो नई कंपनीज आई थी, चाहे वो सैमसंग हो, या जैसे नीरज ने बोला कि थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, तो इन सारी कंट्रीज की इकोनॉमी में काफी अपॉर्चुनिटी है. तो अभी कमिंग टू द करंट कॉन्टेक्स्ट, what India has to realize, चूंकि हम लोग इंडिया की बात करें, कि हमको अपने इस इकोसिस्टम में, जो ग्लोबल इकोनॉमी एंड ग्लोबल ट्रेड में, वी हैव टू फाइंड अ निश. अभी चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग पे मोनोपोली टाइप से डाल दिया कि चाइना के बिना आप चाय भी नहीं पी सकते. आपका प्लेट हो सकता है चाइना में बन के आया होगा, आपका घर में आप झाड़ू भी नहीं दे सकते, झाड़ू भी चाइना से बन के आया होगा. आपका कंप्यूटर भी जो है, नाम उस पे एप्पल और जो भी हो, लेकिन उसकी सारी ज्यादातर मैन्युफैक्चर हो सकता है चाइना में, उस असेंबल हुआ होगा. इवन आईफोन भी मेनली बनता है चाइना में, असेंबल होता है चाइना में. या चाइना का एक पड़ोसी है जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा फ्रेंड है, ताइवान. तो ताइवान तो चाइना का ही पार्ट था, जो कि अलग हो गया है, मतलब उनका एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक. तो इंडिया की ताइवान से भी अच्छी दोस्ती है, कोरिया से भी अच्छी दोस्ती है, अमेरिका से भी अच्छी दोस्ती है. तो इंडिया कैन ट्राई टू बी ए हब, जिनको कि इंडिया का साइज चाहिए, क्योंकि उनके लिए लोकल इकोनॉमी ठीक है. कोरिया का बहुत अच्छा इकोनॉमी बड़ा हो गया है, ताइवान भी है, जापान भी है, बट इंडिया इज वन कंट्री. और जापान ने एक्चुअली स्टार्ट भी किया. जापान ने सब लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया अपनी कंपनीज को कि चाइना से सारी धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग को शिफ्ट करो और बंद करो और जापान शिफ्ट करो. और जापान और इंडिया की दोस्ती भी बहुत काम आएगी. अब जापान का इंडिया से अच्छा दोस्ती है, तो जापान बोलेगा कि तुमको चाहिए ही तो तुम इंडिया में करो. इंडिया के साथ अपने पॉलिटिकल रिलेशनशिप भी एबी और मोदी का ठीक ठाक इक्वेशन है. तो तो ये जो रिलेशनशिप है ना, पॉलिटिकल रिलेशनशिप, ये जो बड़ी बहुत काम आता है, लेकिन बड़ी चेंजेस लाने में टाइम लगता है. आज अचानक मोदी जी ने बोल दिया कि मेक इन इंडिया या स्वच्छ आत्मनिर्भर भारत, तो अचानक तो नहीं होता. इसको बनाने के लिए 5 साल, 10 साल, 20 साल लगते हैं. तो चाइना ने सेम चीज किया था एक जमाने में.
डेंग जियाओपिंग जब वहाँ के जब बने हेड चाइना में, राइट, तो उन्होंने एक ग्लोबलाइजेशन के लिए पूरी दुनिया में उन्होंने एक्सपेंशन स्टार्ट किया पूरे वर्ल्ड का, और आज चाइना को उन्होंने 20-30 साल 40 साल में मैन्युफैक्चरिंग का हब बना दिया। इंडिया ने ये स्टार्ट किया, आपका बात मान लीजिए कि 90s में ओपन किया, बट मैन्युफैक्चरिंग तो लास्ट कुछ साल में बात स्टार्ट हुआ। मेक इन इंडिया तो क्या जो अमिताभ कांत और इनकी टीम ने जो मूवमेंट लॉन्च किया है, तो इसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये कोरोना क्राइसिस है ह्यूज अपॉर्चुनिटी। अभी सब लोग खोज रहे हैं, पीपल आर लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन एंड इंडिया माइट बी द सॉल्यूशन, तो दैट वे वी कैन बेनिफिट, चाहे वो लोकल लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे। अब मैं लंबा भाषण बंद करूंगा, बाकी नहीं, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा। I think Naman Bhaiya want to say something. Yeah, I want to say something. So we had a session with Honorable Minister of Transportation and MSMEs, Mr. Nitin Gadkari. So we had discussion of MSMEs, and he suddenly shifted to China, and saying that this is a blessing in disguise in this situation, as most of the companies, around 1,000 companies, are interested to shift their manufacturing hub in India. But I have a question. While I was researching for the manufacturing and I was seeing so many articles and videos, one comment which made me stop it's a comment made by Mr. Anand Gupta, who is the former CEO of HCL. So he said that why India is moving towards the manufacturing hub, as it can also play in the field of the IT services and like the service providing hub. So, Naman, a good point. तो चाहे गडकरी जी ने बोला हो, चाहे और भी जो इंडिया के जो एमएससी मिनिस्टर हैं, गिरिराज सिंह हैं या बाकी लोग, तो इंटेंट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, पॉलिसी उसके लिए फ्रेंडली बना दी, बट देयर इज अ लॉट ऑफ जर्नी बिटवीन आपने एक ड्रीम या एक इंटेंट डिक्लेयर किया कि दिस वे वी वांट टू डू, पॉलिसी चेंजेस में टाइम लगता है, जो कि इंडिया ने काफी किया है, बट अभी भी उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का चाइना का है। कि चाइना में आपको या कोरिया वगैरह में क्या है कि जो सुना है, सिंगापुर का एग्जांपल बेस्ट है, तो वहां अगर आपको कंपनी स्टार्ट करना है तो आपको मंथ्स नहीं, वीक्स नहीं, डेज नहीं, घंटे में आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, घंटे में, मतलब विद इन आवर्स। दैट लेवल ऑफ स्पीड एंड एजिलिटी इज व्हाट नीडेड, और वो इंडिया को थोड़ा जल्दी से और ज्यादा रैपिड स्पीड बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। Thank you, sir. Neeraj sir want to say something. Yeah, I was just trying to add one point जो अभी तक हमने बातें की हैं उसमें पहले मतलब कुछ टाइम तक है ना, चाइना was being looked as a country which is a factory, which is a producer, exporter, लेकिन with time थोड़ा सा narrative change हुआ है अभी with the rise of middle class in China. China is also seen as a market. तो क्योंकि अब जरूरी नहीं है कि आप वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करके और फिर वहां से आप सामान को बाहर निकाल के लेके जाएं और फिर उसको हायर प्राइस पे सेल करके आप कमाएं। जो एक पॉपुलेशन का फैक्टर है चाइना में, दैट्स ऑल्सो प्लेइंग अ वाइटल रोल। अब पीपल लाइक इलॉन मस्क और वो जो टेस्ला थी, उन्होंने लोकल फैक्ट्री वहां पे लगाई है, और इवन एप्पल के लिए भी, आईफोन के लिए भी चाइना इज अ बिग मार्केट इटसेल्फ। सिर्फ चाइना मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, इट्स आल्सो बिकम अ कंज्यूमर विद द टाइम। सो कहीं ना कहीं इंडिया में भी ये फोकस अभी से अगर डाला जाए कि नॉट ओनली कि हमें सिर्फ उनका बिजनेस को कैप्चर करना है, वी विल बी मैन्युफैक्चरिंग, वी विल बी डिलीवरिंग सर्विसेज एंड वी विल बी just doing some business and exporting that. अगर इंडिया में बहुत बड़ी है मिडिल क्लास, इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटी है कि जो कि कंजप्शन थ्योरी है इंडिया की, और साथ में पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, अगर उसको भी फोकस किया जाए तो चाइना ने जो 30 साल में किया है या 40 साल में किया है, वो इंडिया में बहुत कम टाइम में 5-10 साल में भी किया जा सकता है, अगर दोनों चीजों को गवर्नमेंट साथ में लेके चले कि नॉट ओनली
making the things, but also being a consumer of that, and at a good level rising its own economy in a way like middle class की upliftment हो रहा है, lifestyle improve हो रहा है, लोगों की income बढ़ रही है, they are getting good education, they are living a good life in all, like healthcare sector अच्छा है, लोगों को facilities अच्छी मिल रही हैं, तो सारी चीजों पर अगर एक साथ फोकस करेंगे तो उतना टाइम जितना चाइना ने लिया उससे काफी कम टाइम में ये चीजें हो सकती हैं। और बहुत अच्छा पॉइंट बोला नीरज ने। जस्ट वांटेड टू ऐड वन कमेंट कि बहुत लोग इंडिया को 1.3.5 बिलियन का कंट्री समझते हैं, जो कि फैक्ट है। चाइना भी है, इंडिया कुछ दिन में चाइना को पॉपुलेशन में बीट कर देगा, बट उससे ज्यादा है कि इंडिया के अंदर बहुत अलग अलग इकोनॉमीज है। देयर इज अ मिडिल क्लास जिसके चलते सारी दुनिया की कंपनी मल्टीनेशनल इंडिया में आना चाहती है, चाहे वो एप्पल हो, गूगल हो, सैमसंग हो, या चाहे जितनी कार कंपनीज हो, जनरल मोटर, फोर्ड, टोयोटा, होंडा, दे गो थ्रू इंडिया, कि उनको दिखता है कि इंडिया का मिडिल क्लास इटसेल्फ इज बिगर देन अमेरिका, बिगर देन मोस्ट कंट्रीज। एंड द सेम थिंग जो चाइना के पास भी है, वो मिडिल क्लास भी काफी बड़ा बन गया है। चाइना का जो आम जनता है, वहाँ की कॉमन पॉपुलेशन, they all want to buy the latest phone, the latest TV, the latest car, the latest this। तो चाइना का इकोनॉमिक बूम में वहाँ का जो इंटरनल कंज्यूमर इकोनॉमी बहुत बड़ा हो गया, और इंडिया का भी अभी हो रहा है, लेकिन अभी चाइना से पीछे है। बट हम लोग नीरज ने तो बोला कि हम लोग बहुत जल्दी वी कैन कैच अप, और इंडिया में जो इंडिया का जो कंज्यूमर इकोनॉमी है उसको भी देखना पड़ेगा कि हमको अपने प्रोडक्ट्स को, अभी तक केवल हम लोग सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे थे, सॉफ्टवेयर वो बेच रहे हैं, TCS, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, और उसमें हमने दुनिया में अच्छा अपना ग्रिप बनाया है, बट वो एज एन एक्सपोर्टर। बट कल को हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को बेचना स्टार्ट करें। अभी भी हम लोग असेंबली लाइन है कि हम लोग इंडिया में बनता है, मान लीजिए कि चेन्नई के आसपास में कार मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा बेस बन गया है, जो चाहे जनरल मोटर हो, फोर्ड हो, जितनी बड़ी कार कंपनीज है आज के सबका इंडिया में बन गया है। लेकिन दे ऑल गेट डिजाइन एंड एवरीथिंग हैपन, जो होता है वो सारा होता है बाहर में। कोरियन कंपनीज का कोरिया में होता है, सियोल के आसपास होता है, अमेरिकन का सैन फ्रांसिस्को या न्यूयॉर्क या डिट्रॉइट या जो भी बड़ी बड़ी है। इंडिया को एज ए डिजाइन हब, इंडिया को एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब वो भी बनाना है, जल्दी बनाना है। एंड उसमें एक चीज इंडिया ने थोड़ा सा लेट कर दिया और चाइना ने काफी उसमें इन्वेस्ट किया है, एजुकेशन। हमारे पास पॉलिटेक्निक वगैरह थे, बेसिक एजुकेशन तो हो गया, लेकिन इंडिया में वो टेक्निकल रियली स्किल की उतनी अच्छी नहीं है। मतलब हमारे पास डिग्री देने वाले बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं, बट एम्प्लॉयबल स्किल्स क्रिएट करने वाले बहुत कम लोग हैं, और उस पे इंडिया थोड़ा लेट से जागा। बट आई थिंक ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स इंडिया विल कैच अप, कि इंडिया में ही डिजाइन इन इंडिया, मैन्युफैक्चर इन इंडिया, सर्विस इन इंडिया, वो इंडिया जिस दिन कर लेगा, और जैसे नीरज ने बोला कि अगले 10-15 साल में हो जाएगा। वी डोंट हैव टू गो थ्रू द चाइना के, क्योंकि एंटरप्रेन्योर में एक और चीज जो हमेशा मैं बोलता हूँ कि गलती करके सीखना, ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं कि फेलियर्स से सीखते हैं, बट खुद फेल होने से बेटर है कि दूसरों की फेलियर्स से सीखो, कि बाकी जगह में कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, वो क्या वर्क क्या नहीं किया, और दूसरों की गलतियों से या अच्छे बेस्ट प्रैक्टिस को सीखकर इंडिया कैन लीप फ्रॉग, और हम लोग वो काम 10 साल में कर सकते हैं जो बाकी लोगों ने 100 साल में किया। मेरा एक पॉइंट है कि मैं उसमें वही मैं पॉइंट्स में बोलना चाहता था। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग के पास जो स्किल्ड लेबरर्स है या फिर टेक्निकल जो स्किलिंग और ट्रेनिंग जो देते हैं, या फिर वो हम लोग के पास टॉप क्वालिटी में नहीं। और सेकंड ऑफ ऑल हम लोग में लैक इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट्स में बहुत लैकिंग है, क्योंकि ये सब अगर सॉल्व होता है तो हो सकता है कि इंडिया भी पेस में हो जाए, क्योंकि इंडिया का एक बड़ा बेनिफिट है क्योंकि उसमें मोस्टली की यंगेस्ट पॉपुलेशन नंबर 1 रैंक करता है इंडिया। तो जैसे नीरज सर ने बोला था कि इसको टाइम नहीं लगेगा, हाँ टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हमको इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए और रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग को स्किल लेबरर्स और मतलब हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स चाहिए इसके लिए। और दूसरी बात है कि गवर्नमेंट को भी उसका सहायता देना पड़ेगा, टैक्स लॉज या फिर टैक्स रेट्स जैसे भी करके मैनेजेबल या फिर फेवरेबल करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग हब्स के लिए। और दूसरी बात एक और है कि ट्रांसपेरेंसी ऑन प्रोसेसेस एंड क्लियरेंसेस होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट नमन ने बोला कि
ट्रांसपेरेंसी। और अभी क्या है कि ये सिंगल विंडो बहुत जगह स्टेट्स में और इंडिया में है, बट ज्यादातर सिंगल विंडो नाम के लिए है। अभी भी द प्रोसेस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ब्यूरोक्रेटिक एंड वो है, तो उसको जितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया जाए दैट विल हेल्प कि मेक इट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ना, उसमें इंडिया काफी इंप्रूव किया लास्ट कुछ साल में। लेकिन अभी भी वी हैव टू बेंचमार्क आवरसेल्फ विद कंट्रीज लाइक सिंगापुर, कंट्री लाइक कोरिया, या कंट्री लाइक दुनिया के वर्ल्ड के और जो कंट्री, पता करना चाहिए कि दुनिया में सबसे इनोवेटिव कंट्री कौन है। सबसे एक और चीज मैं बोलना चाहता है कि पीएचडी इंडिया में सरकारी नौकरी और नौकरी का इंडिया में बहुत ज्यादा नशा था हमेशा से, लेकिन उसके जगह पे इंडिया में पीएचडीज को इज्जत नहीं मिलती थी। इंडिया में पीएचडीज मजबूरी में करते थे लोग, कुछ नहीं हो रहा है तो चलो पीएचडी कर लेते हैं। इंडिया में साइंस में, टेक्नोलॉजी में, मैनेजमेंट में, हर फील्ड में पीएचडी करना प्रेस्टिजियस होना चाहिए कि पीपल एस्पायर कि मैं किसी कॉलेज में प्रोफेसर बनूं, किसी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बनूं। उसमें भी इंडिया थोड़ा पीछे है। इंडिया हैज टू हैव अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स, और पीएचडी इज ऑल अबाउट रिसर्च। तो अगर रिसर्च का हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं, हमारे यहाँ कॉपी कैट्स वाला कल्चर, चाइना टाइप का वो करने में बना लिया कि हर चीज को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज में, IIM अहमदाबाद से हूँ, लेकिन IIMs हो चाहे IITs हो, वहाँ भी कॉपी का कल्चर बहुत ज्यादा आ गया है। लेकिन अगर हम लोग कॉपी कैट करने के जगह हम लोग रिसर्च एंड R&D का कल्चर बनाएंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट्स, कॉपीराइट, वो इंडिया में थोड़ा लैकिंग है। उस पर इंडिया को थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा। एंड आई थिंक ग्रुप में भी है, और मैं भी सम अदर ग्रुप में हूँ, people are working on how to promote. Brijesh, I remember, he was doing something on intellectual property. तो intellectual property, patent, copyright पे थोड़ा इंडिया को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। एजुकेशन में भी इंडिया को बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कुछ ही ओनली फ्यू इंस्टीट्यूट्स आर वर्ल्ड नोन। तो इंस्टीट्यूट्स को भी इंडिया को, मतलब इंडिया को भी बहुत और फोकस देना चाहिए इंस्टीट्यूट्स और एजुकेशन के ऊपर, मोस्टली अपस्केलिंग के लिए। टॉप 10 यूनिवर्सिटीज आप किसी भी फील्ड में ले ले, तो पहले इट यूज्ड टू बी यूएस, बट अब धीरे धीरे चाइना की भी कुछ यूनिवर्सिटीज आ गई हैं टॉप 10 में। इंडिया का कोई चांस ही नहीं। इंडिया टॉप 100 में मुश्किल से 2-3-4 है, तो दैट्स अ बिग क्राइसिस। तो एक तो मास लेवल पे प्रॉब्लम है कि इंडिया में गांव-गांव में स्कूल हो, लिटरेसी हो, दैट्स वन प्रॉब्लम, एंड द अदर इज हायर लेवल। तो इंडिया को बॉटम टू टॉप हर लेवल पे चैलेंजेस है। द गुड पार्ट इज कि प्राइवेट सेक्टर से काफी लोग उसको मौके का फायदा उठाकर बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, काफी तेजी से ग्रो कर रही हैं, चाहे वो एमिटी यूनिवर्सिटी हो, गलगोटिया हो, और इतने सारे खुल के हैं। लेकिन इंडिया को बहुत तेजी से ग्रासरूट लेवल पे प्राइमरी एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, और एट द सेम टाइम मिडिल स्कूल, फिर हाई स्कूल, और जो इंडिया के जो ITIs होते थे, इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, IIT से ज्यादा ITIs की इंडिया को जरूरत है कि ITIs इंडिया के अच्छे हो। चाइना में कुछ भी बनाना हो तो इतने रोबोट की तरह खटाखट असेंबल कर लेते हैं। इंडिया में वो प्रैक्टिस ही नहीं है, हम लोग को अपने हाथ यूज करने की आदत ही नहीं है। तो वो जो कल्चरल चेंज दैट टेक्स टाइम, तो आई थिंक इंडिया होपफुली कैचेस अप ऑन दैट सून। एक वन पॉइंट एजुकेशन के अराउंड में ऐड करना चाहूंगा। एजुकेशन पे काफी बोला गया है। एजुकेशन में अभी क्या है ना कि इंडिया में इक्वालिटी नहीं है। देयर इज ड्रास्टिक डिफरेंस व्हाट people living around metros or big cities and people living in inner areas, हरियाणा, यूपी के किसी आप छोटे शहर में चले जाइए, वहाँ पे किस तरह का टीचिंग का स्टैंडर्ड है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, किस तरह का टीचर्स को सैलरी मिलती है, और किस तरह से मतलब एजुकेशन एज अ होल सिस्टम को ट्रीट किया जाता है। मतलब जो जिसका कुछ नहीं हो रहा है ना, आई हैव सीन इन स्मॉल टाउन्स इन हरियाणा, कुछ नहीं हो रहा है तो चलो ठीक है, किसी प्राइवेट स्कूल में तो 5-7 हजार रुपए की नौकरी मिली जाएगी, इस टाइप से लोग जाते हैं वहां पे, और फिर उसी तरह की इज्जत मिलती है और उसी तरह से स्टूडेंट्स उनको ट्रीट करते हैं, और उसी तरह का फिर वो पूरा इकोसिस्टम होता है। तो दैट्स अ बिग difference, I would say, between different areas, like in education sector especially, कि quality of education में बहुत फर्क है, और इसके साथ साथ इक्वालिटी नहीं है एजुकेशन की। कोई अच्छे कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा है तो उसको आप अलग से पहचान लोगे भीड़ में, जबकि बाहर की कंट्रीज में आप इतनी आसानी से डिफरेंस नहीं पता लगा पाओगे। यहाँ पे इंडिया में आप तुरंत बता दोगे कि इसकी एजुकेशन किस तरह की रही होगी। So that also needs to be leveled up at some extent. So I don't know like how much government can do in that, but definitely people like us, students from colleges
and startups and all those needs to think into that area. I'm building something around that. तो नीरज सर, हाँ ये प्रॉब्लम है कि एजुकेशन को सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए मोस्टली, क्योंकि आप कहीं पे भी जाओगे मतलब मोस्टली उनको चाहिए कि एजुकेशन, अगर आप अर्बन में हो या सेमी अर्बन में हो, एजुकेशन का क्वालिटी स्टेबल रहना चाहिए। लेकिन ये बहुत बड़ी एक चैलेंज है इंडिया के लिए, क्योंकि एक तो पहली बात है कि हम लोग के पास इंस्टीट्यूट्स का भी लैकिंग हो रहा है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तभी अगर इंस्टीट्यूट्स हम लोग के पास है इतने सारे, जो कि जितने भी पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन उसके लिए है, तभी हम लोग एजुकेशन को सेंट्रलाइज कर पाए। Can I step in a little bit? Please, go ahead. Sure. इतना बढ़िया लग रहा है आप लोगों का डिस्कशन सुन के मेरे को, आई एम रियली थॉरोली एंजॉयिंग। अच्छा, अभी तो जैसे अमन एक बहुत अच्छा पॉइंट लेके आए, फिर नीरज ने भी पॉइंट लेके आए, फिर अतुल ने जो बताया, फिर एक एजुकेशन के बारे में आप जो बोल रहे थे। अभी देखिए ये जो टाइम है, वी आर गोइंग थ्रू एन अनसर्टेनिटी फॉर नेक्स्ट 6 months, 1 year, 2 years, I do not know. And this is an opportunity, as Atul rightly told in the beginning. And if we have to encash, अगर पहले हम सोचे कि भाई पहले एजुकेशन को ठीक करूं, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करूं, फिर भाई ये करूं, so if we want to go to address all those things, it will take long time. Okay, so coming back to the point what Aman made, that why not IT and service related things, and then Neeraj also mentioned in the same line, to make a synergy out of China. So today, even if you start some manufacturing, you will see that machinery you are importing from China. You won't be able to produce otherwise. Yeah. Because China is producing the cheapest machinery, is a good quality. Today the quality is also, China has improved drastically. So means how to bring that synergy within the Indian ecosystem in a quickly manner. I do not know what are the policies, what discussion is going on, because I see it is a very complicated, because I felt that I should start an academy to spread the awareness within the people, but I do not know how to start it, honestly, because I'm finding so many difficulties. So these sort of things, you guys are definitely much younger than me, and you have a very big future in front of you. So to encash that, whatever you have today, it is good enough, in my opinion. Yeah. And at least in this forum, whoever is talking, and also many other people, they need little upgrading, which I call upscaling. Yeah. So when I came back to India and I took a position here, an assignment here, I had to restructure the entire companies. So it was involving tires, cement, rayon, then they had education institutes and all. So there I found that people are there. What they need is the upskilling. Upskilling, it's like a crash course or on-the-job training. So these sort of things, it can enhance India's, competence level. And on top of that, if we can pool the resources properly and government supports with the fund, with the softer loan, etc. I do not know how it is today, and working capital, all these things, which China actually provided a huge support to the companies. I had seen it with my own eyes. Without that support, no company can do such a good performance. Today they have tightened. Today each and every company of China, they have to perform of their own. So to encash this opportunity in this juncture, what should we do? So that is the thing we have to discuss, I guess. Yeah.
Anybody wants to say? I have views, but anybody wants to say? Neeraj and others, or anybody who has not spoken yet? Kishore, Vineet, Kartikeya, do you want to say something? Ankit, and I think Ankit sir has raised his hand. Yes, hello everyone. My name is Ankit and I'm based in Calcutta. It was so good to hear Mr. Goswami and Mr. Atul and others. I'm very unfortunate that I got opportunity to meet Mr. Goswami few years back. Being the ex-president and CEO of Birla Group of Companies, he's been so humble that no one will ever recognize him as whatever the position he has held in his past. He graciously just said that he worked for some big companies, but I guess no one knows the position he holds. He's very like one of the most gracious person I have met, very down to earth, being whatever the high position he has hold in his past in some really big companies. Coming to the point of the startup community and India being ready for that. I was fortunate enough to being mentorized by some of the big names, including Mr. Goswami in past, and he always has this nature of helping the budding entrepreneurs and guiding and mentoring, and I was very fortunate being one of them. So definitely there are lots of challenges in front of Indian government, basically. Like we're talking about the good things happening in Singapore. I myself has a company registered in Singapore, and when I look at the policies being implemented by the local government, and I wish the Indian government could have replicate those, but I know there are some challenges, including the budget crisis, or maybe the lack of infrastructure, which China, as compared to India, has already implemented, long time back. So, but maybe what we can do from our end is maybe to just change the mindset of the individuals, and promoting entrepreneurship as much as possible, because every adversity has always given a chance to have to develop some really good startups. Like we already know the story of Uber and all the other big successful companies in the West, which has grown up in the time of adversity of 2008 global economic crisis. Same holds here. Just we need to look after the opportunities which this adversity brings, and if we can cash on, we can be the next Uber. Definitely, the government plays an important role, and looking at the policies which are not really into the place. They have announced the schemes of 20 lakh crores, which I'm not sure how they're going to implement it and how many people are actually going to benefit it, and if it will be reaching to the people who are actually in need of it. I just hope the government and us, because I think that we play a quite important role than the government. Our mentality, our approach towards this adversity will be, deciding the future of the economy. MSMEs being a big, will be playing a big part in it. So definitely, we'll have to look after the policies, and yeah, I guess that's it. Thank you. Ankit has given me a certificate, okay? And no, sir, you deserve it. Come on, you No, should no. you should introduce yourself discount with all the designations you have hold it in Reliance and Birla. You were so gracious to just say that you have worked for them in the past, so everyone should know that, sir. अरे नौकरी करना था, felt that. पेट भरना था, क्या करेंगे, तो करना पड़ता है कुछ कुछ. So ये सीखा है कि एक हिंदी में कहावत भी है और बहुत लोगों ने कि बरगद है या जितना बड़ा जो होता है ना, तो वो उतना हम्बल होता है, झुक के रहता है. So that's what we saw an example in Shama ji कि इतना ज्यादा आपका टाइटल वाइस प्रेसिडेंट हो, सीईओ हो, मैटर नहीं करता है. आपके काम, your work speaks for itself. So thanks for finally Ankit to share that background. That we would not have known कि आपके one of the mentees भी साथ में हम लोग के हैं. So that's the best part about this group.
Right. So he's the leader with no title. Like he has a title, but he acts as a leader with no title. So I वो really रॉबिन feel शर्मा की humble किताब and है ना, द लीडर, absolutely वही मुझे याद आ गई. नहीं, बहुत इंस्पायरिंग बुक है रॉबिन शर्मा की। वो जो बुक है काफी यूजफुल बन गया कि बहुत सारी कंपनीज में देखा है मैंने मेरे को बड़े बड़े कंपनीज में काम करने का मौका मिला। व्हाट आई हैव सीन इज कि जो जितनी ऊपर पोजीशन पे है, सीईओ है या एकदम टॉप लीडरशिप है, दे आर द इजीएस्ट टू रीच, दे आर द मोस्ट हम्बल, मोस्ट डाउन टू अर्थ। ये बीच वाले लेयर के कुछ लोग होते हैं, वो थोड़ा बहुत उनको प्रूव करना पड़ता है या एरोगेंस आता है, जो भी कारण हो, या उनके पास काम ज्यादा होता है, व्हाटएवर मैटर। ऊपर के लोग हमेशा ही अप्रोचेबल और डाउन टू अर्थ होते हैं। दैट्स द एक्सपीरियंस आई हैव हैड fortune of knowing some really important people, and they've always been humble. So thank you so much, Ankit, for bringing that aspect of Shamal. So Thank you, sir. Thank you. So I have a question again. Hello. Haan, Naman, bolo, we are listening. So I have a question. We have discussed about infrastructure. We have discussed about competitive labor cost. We have discussed about the taxation systems. So one more thing I would like to include is like because we should have strong supply chains. Okay, because the global supply chains has opened markets for industrialization. So is India capable of making its supply chain world class? Means I want to say that is India will be able to make their supply chains efficient and more capable than China? If you ask me at this moment, no. And I would like to say something on that. कि supply chain के लिए you need that basic infrastructure, like how is your highway system, how is your railway system. India did not have it. जो काम चाइना ने किया है अपने पूरे कंट्री को नॉर्थ टू, चाइना तो अपने कंट्री ने पूरे वर्ल्ड के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। उनका जो क्या वो बेल्ट ऑपरेशन था कि पूरे वर्ल्ड से जोड़ना चाह रहे थे अपने इंडिया बॉर्डर पे। इंडिया थोड़ा उसमें पीछे रह गया, लेकिन some really amazing things have happened. आप लोगों ने जो भी लोग इंडिया में ट्रैवल करते होंगे, तो पुराने जमाने में अगर हम लोग फैमिली के साथ वेकेशन पे कहीं जाते थे, तो इट यूज्ड टू बी अ रोड ट्रिप वाज अ नाइटमेयर, बिकॉज आपके पास हमारे पास रोड्स नहीं थी अच्छी, रास्ते में आपको कहीं प्यास लगेगी या खाना खाना है रेस्टोरेंट को नहीं मिलेगा। बट आप देखोगे कि इंडिया में जो वो नॉर्थ टू साउथ जो ये बनाया इन्होंने, क्या बोलते हैं, वाजपेयी गवर्नमेंट में स्टार्ट आया था। वो जो हाईवेज के थ्रू नॉर्थ टू साउथ कनेक्ट कर दिया, ईस्ट टू वेस्ट कनेक्ट कर दिया। एंड अब उसका जो नेक्स्ट लेवल है कि गांव के लेवल तक, तो मैं बिहार से हूँ, वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। वहां पे मुझे अपने गांव जाने में पहले मुझे याद है बचपन में एक दिन का 2 दिन का प्रोजेक्ट होता था, वो भी स्टीमर से गंगा क्रॉस करते थे फिर जाते थे। अभी कुछ साल पहले मैं अपने किसी काम से मुझे अचानक जाना पड़ा गांव में, स्कूटर उठाया और 1-1.5 घंटा में पहुंच गया। तो ये मैं बात कर रहा हूँ 10 साल पहले की, 5 साल पहले की बात। अभी तो सिचुएशन ऐसा चेंज हो गया है कि इंडिया में मेट्रोज नहीं थे ज्यादातर शहर में। इंडिया में दिल्ली का जो मेट्रो जो बनाया, क्या नाम है उनका, मतलब कि मैजिक की तरह से दिल्ली का जो मेट्रो चलता है, मैं दिल्ली में जब भी जाता हूँ, दिल्ली एनसीआर, नॉट दिल्ली एनसीआर में, तो एक दिन में गुड़गांव में भी मीटिंग अटेंड कर लेता हूँ, नोएडा में भी अटेंड कर लेता हूँ, दिल्ली में भी अटेंड कर लेता हूँ। ये चीज आज से 5 साल 10 साल पहले पॉसिबल ही नहीं था, बट थैंक्स टू आवर मेट्रो मैन श्रीधरन। तो दिल्ली का जो मेट्रो था हो गया, लेकिन अब इंडिया के हैदराबाद में मेट्रो बन गया है, चेन्नई में, बैंगलोर में, ज्यादातर इंडिया के मेट्रो सिटीज में मेट्रोज बन रहा है। और तो और इवन छोटे छोटे टाउन में, टियर 2 सिटीज में भी मेट्रोज एंड हाईवेज एंड रोड्स बनने लगे हैं। तो इस चेंज में टाइम लगता है। तो जो काम इंडिया, चाइना में स्पेशली क्या है कि चाइना में डिक्टेटरशिप है कम्युनिस्ट पार्टी का, तो उनको जो बनाना है, डेंग ने बोला हो गया, अभी जो है हुआई जो भी है जो बोल देंगे हो जाएगा। इंडिया में आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डेवलपमेंट में, कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है, कुछ करना या रोड बनाना चाहता है, तो परमिशंस के लिए लैंड एक्विजिशंस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उस एरिया में लोकल
दंगे हो जाते हैं, मतलब कि आप हाईवेज बनाने के लिए। लेकिन थैंक गॉड कि हमारे जो बेस्ट मिनिस्टर है इंडिया के, वो उनको वही काम फॉर्चुनेटली मोदी जी देते हैं, नितिन गडकरी। अब गडकरी जी इज अ बिजनेसमैन, ही इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिशियन। तो नितिन गडकरी जी को हर गवर्नमेंट को भी एक बिजनेस के रूप में चलाते हैं। अच्छा हाईवे है तो हाईवे बनाने का काम उन्होंने थोड़ा प्राइवेट सेक्टर के थ्रू ही कराया, और गवर्नमेंट केवल पॉलिसी और मॉनिटरिंग का काम करे। और साथ में रास्ते में आप देखोगे कि लोगों को अपना रेस्टोरेंट्स खोलने के, हाईवे के रास्ते में हर जगह पे स्टॉप्स हो गए हैं, गैस स्टेशंस मिल जाएंगे रास्ते में, आपको पिज्जा बर्गर जो भी आपको चाहिए वो सारा मिल जाए। तो वो जो हाईवे का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत तेजी से हुआ है। नॉट ओनली हाईवेज, इवन रिवर्स पे भी जो काम करें, उसके राइट फ्रॉम वहां से बनारस से लेके या और भी ऊपर से लेकर बंगाल तक वो लोग वाटरवेज को भी कनेक्ट कर रहे हैं। तो उस तरह की जो बहुत बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे उसमें 10-15 साल 5 साल लगता है। लेकिन अभी लास्ट एक डेटा जो हमेशा गडकरी जी कोट करते हैं, मैं भी उसको देता हूँ कि पर रोड कितने किलोमीटर कितनी तेजी से बन रहा है। एंड उसमें इंडिया मोर देन 2 or 4 टाइम्स का ग्रोथ हो गया है कि पर ईयर इंडिया में कितने किलोमीटर्स ऑफ रोड की स्पीड से इंडिया का रोड्स बढ़े। दैट स्पीड हैज गॉन अप ड्रामेटिकली। तो एक लास्ट वर्ड से मैं लास्ट सेंटेंस खत्म करूंगा। एक्सपोनेंशियल में बहुत पावर होता है। तो लीनियर में जो काम आपको 100 साल में लगेगा, 1000 साल में लगेगा, वो काम एक्सपोनेंशियल के थ्रू तो 1 2 फिर 4 के बाद 16 के बाद 256। तो एक्सपोनेंशियल थिंकिंग जो है ना उसके देखोगे तो इंडिया इज इन अर्ली स्टेज ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अचानक वर्ल्ड को सरप्राइज कर सकता है इंडिया, अगर इफ्स एंड बट्स लगाना पड़ता है। अगर ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के इंडिया चला गया तो चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के फील्ड में हो, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में लेटेस्ट टीचिंग हो, चाहे वो डिजाइन थिंकिंग हो, चाहे ह्यूमैनिटीज हो, प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया। तो जैसे कि इंडिया में अभी तक IITs होती थी, IIMs होती थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बट अब इंडिया में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज काफी तेजी से खुलते जा रहे हैं। गवर्नमेंट का काम है कि उनका रेगुलेशन और गवर्नेंस ठीक से हो। ये नहीं कि पैसा पीटने का दुकान है कि डिग्री सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दुनिया में, और गांव में भी कर रहे हैं। मैं ग्रुप का पार्ट हूँ, उसमें एक है IIT के ही है, बट वो छपरा में जहाँ मैं रहता हूँ, छपरा के पास एक गाँव में अपने लड़की लोगों को सिखाते हैं फ्री में, और अब उसी को स्केल अप करने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारी इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है ऑनलाइन, चाहे वो खान अकेडमी हो गया, कोर्सेरा हो गया, यूट्यूब हो गया, इनके थ्रू से हम लोग बहुत तेजी से वो जो डिजिटल डिवाइड इंडिया में उसको हम लोग लीप कर सकते हैं वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। एंड यही है कि ये सारी चीज कौन करने वाला, सरकार नहीं, एंटरप्रेन्योर्स करने वाले हैं। एंड दैट इज व्हाट मेनी पीपल इन दिस ग्रुप आर डूइंग। एंड जो भी इस मौके का फायदा उठाएगा, अलको नमन या अमन या कोई भी इस ग्रुप का है, वो एजुकेशन का स्टार्टअप करेगा, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, हेल्थ का स्टार्टअप करेगा, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। जिस फील्ड में आप जाओगे अपॉर्चुनिटीज है। द ओनली थिंग इज कि हमको लीप ऑफ फेथ लेकर रिस्क लेना पड़ेगा और जंप करना पड़ेगा। साइड में बैठने से या कमेंट्री करने से नहीं होगा, वी विल हैव टू जंप इन द गेम। सॉरी लंबा बोल दिया, बट होपफुली नहीं, बहुत अच्छा बोला। इट्स अ वेरी नाइस। या यस वेरी फैंटास्टिक योर स्पीक सर। लग नहीं रहा था से खत्म होगा सर, सुनते जा रहा था केवल मैं तो। यू नो, मैं एक छोटा सा कहानी बताऊं, मेरा पर्सनल स्टोरी। हाँ बोलिए शामिल। मेरा एक्चुअल घर है गांव में, ओके, कलकत्ता से करीबन 150 किलोमीटर दूर। तो मैंने जब शादी किया था, लड़की कलकत्ता की थी, तो शादी के दिन मेरे को लग गया था 10 घंटा, 10 hours 30 minutes टू बी वेरी प्रिसाइज, टू ट्रैवल बाय कार एंड 2 बस थे। सो दैट डिस्टेंस आई ट्रैवल नाउ इन 2 hours। सो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम तो हुआ ही है, बट इसमें जो सप्लाई चेन में आई फुल्ली एग्री विद व्हाट अतुल वाज टेलिंग। बट सप्लाई चेन में क्या होता है, सप्लाई चेन यू नो फ्रॉम टॉप टू एंड, एक पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट अगर बनाना है या कोई सर्विस आपको देना है, that we have the basic raw materials and we can go up to the finished products at a fastest pace,
and we can ship it from the adjacent port and sending it to the world. So there, yes, definitely जो exponential growth का बात कर रहे हैं and leap of faith, yeah, those two things are needed. But infrastructure wise, India and your supply chain wise, I think still we need to work on this. अगर कोई initiative लेते हैं तो supply chain को अपने हिसाब से they can really address in the current scenario. That is for sure. Means you can make it more efficient. It may not be exactly the same like other countries who are doing better, but we can be very much near. That is true. Even और सप्लाई चेन की बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोली कि उसमें क्या है कि जो बड़ी जो इंडिया की कंपनीज हैं, चाहे वो रिलायंस हो चाहे टाटा हो, दे हैव द पावर कि अगर टाटा को कोई नया कार लॉन्च करना है या नया कोई भी नया चीज करना है तो इमीडिएटली पूरे इंडिया में उनके जो इतने रीसेलर्स हैं, उनके इतने सारे रिटेल चेन से स्टोर्स हैं या बिग बाजार है मान लीजिए, तो इंडिया में कुछ बड़े चेन हुआ नहीं करते थे, अब आ गई है। तो कल को वो जो लोग चाहेंगे, तो अगेन कमिंग बैक टू द सेम बिग ओल्ड टाटा, रिलायंस एंड अंबानी, they can really expand very fast to supply chain का जो leverage है। तो नितिन गडकरी का वो पॉइंट था कि cost of delivering was इंडिया में very high कि आप फैक्ट्री से बनाएं और फैक्ट्री से यूजर तक पहुंचाना, that was very expensive, costly। और वॉलमार्ट जो यूएस की जो सबसे बड़ी कंपनी है या जिसका उनका सबसे खासियत क्या है कि वॉलमार्ट के आप किसी भी हाईवे पे जाओगे तो वॉलमार्ट के ट्रक्स आपको दिखते रहेंगे। वो आज एक जगह अरकानसस की कंपनी है वॉलमार्ट, बट अक्रॉस यूएसए उनके ट्रक्स हमेशा आपको रात में दिखेंगे। और वॉलमार्ट इस तरह की और भी बड़ी चेन है, चाहे वॉलमार्ट हो, टारगेट हो या, तो वो जो चेन जो है ना कि रात में इंडिया के सारे हाईवे पे ट्रक्स दिखते रहे चलने वाले, तो वो वाली उसके लिए रोड भी चौड़े चाहिए, उसके लिए बसेस एंड ट्रक्स ऐसे हो कि ड्राइवर की जगह पे ड्राइवर्स, बहुत इंडिया में एक्सीडेंट भी होता है, तो ऐसे हो कि मशीन कंट्रोल्ड बड़े ट्रक्स हो, जो कि यूएस में अमेजन ने ट्राई भी किया है कहीं अमेजन का वो जो ट्रक है वो हजारों किलोमीटर तक, माइल्स तक चल रहा है और सेफली चल रहा है क्योंकि वो ट्रक रोबोट चला रहा है, साथ में ड्राइवर बैठा हुआ है, बट अल्टीमेटली वो ट्रक मशीन है, ऑटोमेटिक। तो सेल्फ ड्राइविंग ट्रक्स की इंडिया में जरूरत है, और जो कि काफी लोग काम कर रहे हैं। वोल्वो की बहुत सारे आप लोगों ने यूज किया होगा इंडिया में, दिल्ली से जयपुर जाना कितना आसान है, लेकिन अगर आपको नॉर्थ टू साउथ जाना है तो वोल्वो की जो बहुत अच्छी बसेज आ गई हैं, एकदम एसी बसेज के थ्रू आदमी लोग रात में बैठ के पहुंच जाते हैं। तो उस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी कंपनीज को भी दिख गया है कि अपॉर्चुनिटीज है, और बहुत सारी बड़ी कंपनी जो वोल्वोज हैं और फोर्ड है और होंडा है और टोयोटा है, दे आल्सो डूइंग बिग इन्वेस्टमेंट इन दैट एरिया। तो इंडिया को सप्लाई चेन तुरंत तो नहीं, लेकिन बहुत जल्दी से आई थिंक चेंज हो जाएगा। कोई और बोलना कुछ चाहेगा तो आई वुड लाइक टू हियर मोर। तो सप्लाई चेन का भी बात कर रहे थे, जैसे एक और पॉइंट बेनिफिशियल है कि अगर सप्लाई चेन्स अगर बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो गए और हो गए, तो क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में एक और चीज हमको लगता है कि कॉस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप मिनिमाइज कर सकते हो कॉस्ट, उतना आपके पास कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का बात बोलोगे तब कॉस्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स लाने में कॉस्ट आपको बहुत एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। तो अगर सप्लाई चेन्स एफिशिएंट होते तो कॉस्ट डाउन हो सकते हैं, और ये इंडिया के लिए एक और बेनिफिट हो सकता है। और सप्लाई चेन की सबसे बड़ा एग्जांपल मैं देता हूँ, एप्पल के जो करंट सीईओ है टिम कुक। तो टिम कुक इज नॉट स्टीव जॉब्स टाइप नहीं थे, इज नॉट अ विजनरी एंड वो स्टोरी टेलर। टिम कुक इज अ सप्लाई चेन मैनेजर, एंड एप्पल इज मोस्टली अ सप्लाई चेन कंपनी। कि एप्पल का नया कोई भी आईफोन आया, नया आईपैड आया, लैपटॉप आया, खटा क्योंकि उनको पता है कि उनके सप्लायर इकोसिस्टम तो कहीं ताइवान से आ रहा है, कहीं दुनिया भर से आ रहा है, तो वो सप्लाई चेन बहुत ईजी होगा। तो इंडिया में भी वो सप्लाई, अब एप्पल अगर इंडिया में जैसे उन्होंने स्टार्ट किया है अपना फाइनली, तो अगर एप्पल इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करे, या बहुत सारी जो कार कंपनीज हैं या ट्रक्स कंपनी है, दाइवू एंड टोयोटा एंड होंडा, those companies they know supply chain management। तो उस तरह की कंपनीज या रिलायंस एंड ये जो बड़ी कंपनीज हैं, तो these companies
पे मुझे ज्यादा भरोसा है कि दिस कंपनी विल बिल्ड सप्लाई चेन, बिकॉज उनको अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाना है। आज चेन्नई में कार मैन्युफैक्चर हो रही है, लेकिन उसी कार को उनको जल्दी से जल्दी भेजना है, जम्मू कश्मीर तक भेजना है या गुजरात तक भेजना है। तो वो जो सप्लाई चेन प्राइवेट सेक्टर मेरे ख्याल से बहुत तेजी से कर रही है और करेगी। गवर्नमेंट जस्ट हैज टू मेक श्योर कि दे डोंट स्टैंड इन द वे। गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज के थ्रू, और बहुत सारे चेंजेस हुए, वो जो जीएसटी का चेंज आया या डिमोनेटाइजेशन, ऑल ऑफ दैट, उसका उस समय बहुत पेन लग रहा था, बट आई थिंक ऑल दिस इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंडवर्क काफी तेजी से बन गया कि इंडिया में डिजिटल इकोनॉमी बहुत बड़ी हो गई इंडिया में, कि आज अभी कोविड क्राइसिस में गांव-गांव के लोगों को सप्लाई करना था पैसा, बट उसके पीछे जो 5-10 साल से काम किया गया था कि हर आदमी के पास अपना बैंक अकाउंट है, हर आदमी का ऑनलाइन इंटरनेट भी अवेलेबल हो गया, तो वो ग्राउंड लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखने में टाइम लगता है, वो बन चुका है। अब उसको जस्ट एग्जीक्यूट करने की जगह जिसमें प्राइवेट सेक्टर आई थिंक काम कर लेगा। Right. So anybody doing timekeeping, we don't want to handle it for call for too long. I mean, yes, Atul. So we can continue tomorrow. It's already 5-6 minutes up. We've already had a long call, and as everybody in the know, the calls जो होते record भी होती हैं, तो Vishal will share that on the YouTube channel or through the WhatsApp groups. Great. Thanks everybody. Let's wind up. Yeah. Thank you. Okay, thank you all of you. Good night. Thank you. Yeah, good night.